मुस्कान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल आपकी आवाज़। हम बहुत सारे मुद्दों पे दिल्ली में बात कर रहे हैं। राजनीति माहौल बहुत गर्म है, पारा बहुत गर्म है, दिल्ली की गर्मी बहुत ज़्यादा है और इसी बीच हम आज कुछ लोगों से बात करेंगे, कुछ हमारे साथ जुड़े हैं माननीय जितेंद्र चौरसिया जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिसिस और राजनीति के मुद्दों पे हमेशा अपनी बात रखते आए हैं। हमारे साथ शशि शेखर जी भी हैं, मैं उनका भी स्वागत करूँगी हमारे साथ। वो भी बिहार के कई मुद्दों पे, राजनीति के कई मुद्दों पे बात करते आए हैं। तो नमस्कार है आप लोगों का मेरे चैनल में। जी, नमस्कार। तो कैसे देख रहे हैं सर? पारा बहुत गर्म है, दिल्ली का मौसम बहुत हाई हो रहा है। इस पर हम कैसे मुद्दों पे क्या सोच रहे हैं? नमस्कार मुस्कान जी। देखिए मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला के 71 और मंत्री 72 लोगों का ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। इसमें से यदि निचोड़ देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों को नरेंद्र मोदी के भाषण में आपने सुना होगा, एनडीए की सरकार को उन्होंने जोर देके कहा था। पिछले 2014 और 2019 के चुनाव में जैसा वो कहते रहे, मोदी पे पूरा फोकस था, मोदी की गारंटी, मोदी सरकार। इस बार वो देखने को उनकी बातों में नहीं मिला, लेकिन जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो गठन में वो सारी चीज जो मोदी 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 मैं ही रहा। भारतीय जनता पार्टी के इन 72 लोगों में से भारतीय जनता पार्टी के 60 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है जी। के प्रधानमंत्री को मिला लीजिए तो 61 लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जगह मिली है और सहयोगी दलों में से सिर्फ 11 ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जो सहयोगी दल से हैं। जी। तो निश्चित रूप से सहयोगी दल का जो अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें महत्व देगी, वो महत्व उन्हें इस मंत्रिमंडल में मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जी। कुछ असंतोष भी बयानों के माध्यम से सामने, मीडिया के माध्यम से सामने आया है, जैसे जेडीयू है और टीडीपी है, इनके बयान भी अब सुर बदलते हुए दिख रहे हैं। निश्चित रूप से एक असंतोष है कि सहयोगियों को नरेंद्र मोदी जी ने उतना हो रही थी कि क्या आने वाले विधानसभा चुनाव, जो नेक्स्ट ईयर विधानसभा चुनाव है बिहार में, इसको नजर रखते हुए बनाया गया है। जी। लेकिन बात सिर्फ उतनी नहीं है। इसमें जो मिनिस्टर्स चुने गए हैं, पुराने लोगों को दरकिनार किया गया है, काफी वरिष्ठ लोगों को शामिल नहीं किया गया है। जैसे रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, 10वां चुनाव था उनका। और पिछले 3 बार से लगातार वो जीत रहे हैं। मोदी पार्ट 1 में वो कृषि मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। इस बार उनको उम्मीद थी कि मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन नहीं बनाया गया। इसकी जगह राजभूषण चौधरी बिल्कुल नया एक युवा नेता है, पहली बार चुनाव जीते हैं और उनको पहली बार चुनाव जीतने के बाद ही मिनिस्टर बनाया गया है। वो ईबीसी मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, जो बिहार में अति पिछड़ा वर्ग जिसको कहते हैं, सानी समाज से वो आते हैं। तो बीजेपी ने बड़े मतलब अच्छा, दूसरी बात, 8 मिनिस्टर बिहार से हो गए। इसकी एक वजह ये भी थी कि इनके 4 एलाइज थे। चौथे एलाइज उपेंद्र कुशवाहा थे, जो खुद चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन बाकी के जो 3 एलाइज है उनके पास कुल मिलाकर 18 सीटें हैं। 12 जदयू के पास, 5 चिराग पासवान के पास और 1 जीतन राम मांझी के पास। तो एक मिनिस्टर भी एलाइज को देंगे इन बाकी लोगों को। तो 2 तो ऐसे ही देना था, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को। जेडीयू की 12 सीटें थी और उसके मुकाबले उनको अभी भी 1 मिनिस्टर कम है। अगर 4-1 का फॉर्मूला भी माने कि 4 सांसद पे 1 मिनिस्टर, तो अभी भी उनको दो ही मिला है। तो ये मिला तो है, लेकिन क्या मिला है? सवाल ये है कि बिहार को मिला क्या मिला है? सब कुछ देने के बाद भी बिहार को क्या मिला है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि जो भी की मिनिस्ट्रीज है जहाँ पे कुछ किया जा सकता था, कुछ बड़ा काम किया जा सकता था, वो बीजेपी ने अपने पास रखा है।
अब 2-3 मिनिस्ट्रीज है जो बिहार के पास है, पंचायती राज और डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री, और दूसरा एक है केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय। ये आपको नहीं लगता है कि क्या ये सरकार ने एक झुंझुना पकड़ा दिया है नीतीश बाबू के हाथ में कि आप इसको बजाते रहना है? देखिए कायदे से तो जो स्टेचर नीतीश बाबू का है इस वक्त, जो वो किंग मेकर की भूमिका में है, तो यहाँ तो इनको जो टॉप की 5 मिनिस्ट्रीज है एटलीस्ट उसमें से एक मिलना चाहिए था, चाहे वो रक्षा मिले, विदेश मिले, वित्त मिले, कृषि मिले या रेल मिले, इनमें से कोई एक मिलना चाहिए था। लेकिन नीतीश जी ने तो रेल मंत्री पहले भी वो रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा अपना कार्यभार देखा है, काफी गवर्नमेंट रेलवे में रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इतनी बड़ी अहम मंत्रालय को छोड़कर नीतीश जी ने ऐसा क्या हुआ कि नीतीश जी ने पूरी की पूरी सरकार बना दी और अपने लिए कुछ नहीं किया? इस पे थोड़ी प्रकाश डालिए। सिर्फ मुझे जो अभी वजह समझ आ रही है वो यही है कि जो डील हुई होगी वो यही हुई होगी, और बल्कि वो बयान में आ भी गया है। जो दोनों डिप्टी सीएम है बीजेपी के यहाँ पे, विजय कुमार सिन्हा जी और सम्राट चौधरी, जो इस वक्त बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी है, उन्होंने कह दिया है कि 2025 का चुनाव जो है वो हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो इसका अर्थ यह है कि 2025 का जो मुख्यमंत्री पद का जो मामला है वो नीतीश कुमार को दे दिया गया है, और नीतीश कुमार इतने से कम में मानने वाले नहीं थे। तो इसी वजह से मुझे लगता है जब उनको 2025 सौंप दिया गया है कि ठीक है हम मिलकर लड़ेंगे और अभी भी हम आपको बड़ा भाई मानते हैं और अगली बार भी आपकी, तो यहाँ पे बीजेपी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करती हुई नजर आ रही है, और नीतीश कुमार भी कॉम्प्रोमाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नेता है नहीं जो इतनी आसानी से मान जाते। ठीक उसी तरह से बिल्कुल, मैं एक सवाल विवेक यादव जी से भी करना चाहती हूँ, क्योंकि वो दिल्ली की बहुत गर्म राजनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो विवेक सर, आप इन सभी चीजों पे कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं? किस तरह से, किस नजरिए से आप देख रहे हैं ये सरकार का गठन होना, झुनझुना पकड़ा देना, और नायडू और नीतीश जैसे दिग्गज हम कहें राजनीतिकार हैं ये लोग, और इनके हाथ कुछ ना लगना, आप इस पे क्या अपनी राय देंगे? देखिए शशि भाई चूंकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और चूंकि मैं दिल्ली में हूँ ये अलग बात है, लेकिन शशि भाई का दिल्ली के सत्ता के गलियारों की राजनीति को जो इनकी समझ है वो बहुत बड़ी है, और आज से भी बहुत पहले से ये सारी राजनीति को समझ रहे हैं। तो बेहतरीन विश्लेषण उन्होंने रखा। जितेंद्र जी चूंकि राजनीतिक विश्लेषक हैं और इस पे रिसर्च भी करते रहते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें खोज के लाते हैं। तो 3 चीजें शशि भाई हैं कि एक तो ये कि टीडीपी और जेडीयू के ऊपर सारा मामला टिका हुआ है और मसला ये है कि टीडीपी और जेडीयू पे पूरा मामला टिका हुआ है, तो भरोसा शायद नहीं बन पा रहा दोनों में से कि अगर टीडीपी अलग हो जाती तो उसको लगता है हमारे अलग हो जाने से गवर्नमेंट जाने वाली नहीं है, और जेडीयू अगर अलग होती है तो उसको लगता है हमारे अकेले के जाने से, और दोनों एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते, इकट्ठे होकर के समर्थन वापस लीजिए। तो चाहते ना चाहते वो सारे मंत्रालय उनको स्वीकार करने पड़े जो उनको दे दिए गए, सहर्ष और उनको हर्ष दिखाना भी पड़ा। एक चीज और चल रही है बहुत जबरदस्त तरीके से, वो है लोकसभा स्पीकर को लेकर, क्योंकि लोकसभा स्पीकर को लेकर टीडीपी ने पेच फंसा दिया कि स्पीकर को चाहिए। शायद उनके पीछे एक मंशा ये रही होगी कि जिस तरह से भाजपा ने एक्ट किया, खासतौर से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी में जिस तरह से एक्ट किया, तो वो डर है लोगों में पार्टी टूटने का और पार्टियों को तोड़े जाने का एक डर और भय है, तो ये भी अटकलें हैं। लेकिन एक खबर इस बीच में और निकल करके ये आ रही है कि पुरंदेश्वरी को प्रोजेक्ट कर सकती है लोकसभा स्पीकर, और पुरंदेश्वरी कौन है? पुरंदेश्वरी है चंद्रबाबू नायडू जी की साली। उन्होंने अपने पिता से बगावत की थी अपने जीजा के साथ मिलकर के, और वो सरकार जब चंद्रबाबू नायडू जी की बनी थी तो पुरंदेश्वरी ने साथ दिया था चंद्रबाबू नायडू का, तो ओम बिरला जी को भी शपथ नहीं दिलाई गई
तो माना ये जा रहा था कि ओम बिरला जी स्पीकर का चेहरा हो सकते हैं और वो, लेकिन अगर टीडीपी अड़ी तो ये निश्चित है बीजेपी की वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं आंध्रा में, और पुरंदेश्वरी को वो आगे करके टीडीपी की बार्गेनिंग को समाप्त कर सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। जी, जी, जी। अब क्या सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि जो मैं समझ रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, उसपे शशि भाई कितना सहमत होंगे, जितेंद्र जी कितना सहमत होंगे, वो एक अलग चीज़ है, वो बताएँ भी, और मैं चाहता हूँ कि वो भी इस पे अपनी राय रखें। जी, विपक्ष का जो रोल है वो चुनाव से पहले जो था वो एकजुटता भले ही नज़दीक थी और कई जगह इस तरह की स्थितियाँ रही हैं कि वो एकता की कमी रही और एक कोऑर्डिनेशन की कमी रही। ये बहुत जगह चर्चा हुई है इस चीज़ की। लेकिन चुनाव के बाद भी कोऑर्डिनेशन की कमी तो है ही, साथ में बयानों को लेकर के भी बहुत ज़्यादा कुछ प्रभावी तरह से विपक्ष अपनी भूमिका निभाता नज़र नहीं आ रहा है। अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह जी तरफ ज़रूर कुछ फुलझड़ियाँ छोड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो खींच भरे बयान हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को आप जितना मौका देंगे वो हर मौके को भुनाएँगे। अगर आप उनको अभी भी गालियाँ दे रहे हैं, आप अभी भी उनको अगर कोस रहे हैं, तो शायद ये विपक्ष के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसमें कटाक्ष होने चाहिए, तंज होने चाहिए, नीतियों पे सवाल होने चाहिए। खासतौर से आम आदमी पार्टी ये करती दिखाई दे रही है, शिवसेना कुछ करती दिखाई दे रही है, और इसके 2 माहिर खिलाड़ी निकल कर के आए हैं, संजय सिंह जी और संजय राउत। मतलब दोनों संजय मिलकर के वो जो तंज किए जाने चाहिए पॉलिटिक्स में, और व्यंग्यात्मक शैली पे जो उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठने चाहिए, वो उठ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की तरफ से खास तौर से बड़ी निराशा हो रही है देखने में। बहुत लोगों से मेरी बात हुई, उन लोगों का भी कहना है कि वो जो चिढ़ सी दिखाई दे रही है और चिढ़ को वो रिएक्ट कर रहे हैं, उल्टा-सीधा जो बोल रहे हैं, बीजेपी बहुत माहिर है इसको भुनाने में और इसको खेलने में। मुझे जी। लगता है कहीं न कहीं इसको बैकफायर ये एक बीजेपी को सॉरी विपक्ष को, खासतौर से कांग्रेस को बैकफायर करेगा। उनको बहुत सोच समझ के बयान देने चाहिए, और अपने कुछ एनडीए जो इनके इंडिया अलायंस के गठबंधन के कुछ नेता हैं, इनको आगे तर्ज कराना चाहिए कांग्रेस पे। खींच सी नहीं दिखनी चाहिए, मेरा मानना अपना ये है। जी। क्या ये नहीं लग रहा है, जो मैं समझ पा रही हूँ कि जिस तरह से नायडू बाबू और नीतीश जी को हमने सरकार बनाने में जिस तरह से मदद मदद की है, और बिना कुछ बहुत बड़ा फायदे के, तो कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी के हाथ को इन लोगों की कोई दुखती रग या कोई ऐसी नस पकड़ी हुई है जिसकी वजह से इतना सारा कुछ इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त करना। क्योंकि अगर हम नीतीश जी की पिछली राजनीतिक जो उनकी यात्रा रही है उसको अगर हम याद करें, तो नीतीश जी इतनी आसानी से तो बहुत सारी चीज़ों को सब चीज़ों को भूल नहीं सकते हैं। इस पे आप लोगों की क्या राय रहेगी? शशि सर, कैसे आप इसको देख पा रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है शशि सर इस पे ज़्यादा प्रकाश डाल जी, पाएँगे, एक बार क्योंकि उनको सुनिए। नीतीश नीतीश जी की जो राजनीतिक यात्रा रही है नहीं, वो ये इनकी राजनीतिक यात्रा नहीं मुस्कान जी, ओवरऑल जी, पॉलिटिक्स की जो समझ जी, शशि शेखर जी को है, वो शायद हम कम से कम 2 लोगों में तो इतनी नहीं है। इसको जी, जितेंद्र जी बिल्कुल। भी एग्री करेंगे। अरे नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है पॉलिटिक्स की जो भाई, समझ ऐसा है, ऐसा हाँ, मत तो ये ऐसा चीज़ें मत बोलिए। सभी लोग आजकल आजकल नहीं, मतलब हम आप हैं, जितेंद्र जी हैं, काफी वरिष्ठ लोग हैं। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं बिहार में हूँ इस वक्त, तो थोड़ा बिहार के पॉलिटिक्स पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो और ये आप जो आपका 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 जो ऑब्जर्वेशन है बेसिकली वो ठीक है, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ नस वगैरह नहीं होता कि नस दबा दिया तो ऐसा हो गया, और ऐसा कुछ नहीं होता। वो प्योरली तात्कालिक चीज होता है, गिव एंड टेक होता है, और कुछ नहीं होता है। नीतीश जी, जी को लाख लोग पलटू कहे, कुछ भी कहे, आप इतना हाई मोरल ग्राउंड बना के रखते हैं, ये आपकी गलती है। राजनीति में ऐसा नहीं होता है कि मतलब जी, इतने ऊंचे नैतिक मानदंडों पे जाकर कोई राजनीति करे, किसी के जी, लिए भी संभव नहीं है। नहीं है, राजनीति जी। चीज ही ऐसी है। अभी विवेक भाई ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने ससुर एनटी रामाराव के खिलाफ बगावत करके पार्टी को कब्जाया था। जी, अब जी, इस जी, चीज की याद बिल्कुल। कौन दिलाएगा? जी, जी। जितेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अनम्यूट करिए। जितेंद्र जी अनम्यूट करिए। जी जी। शशि भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में 2019 से 2024 में 5 से 8 मंत्री हो गए, आपने कारण भी बता दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सांसद घट गए, लेकिन मंत्री 9 से 11 हो गए। ऐसा क्या हुआ उत्तर प्रदेश में शशि भाई कि मंत्री सांसद तो आधे हो गए लेकिन मंत्री 9 से 11 हो गए?
नहीं नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश को आज नहीं कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना। 80 सीटें हैं, ठीक है कि आज तमाम अपनी गलतियों की वजह से या जनता के रिएक्शन की वजह से बड़ा, देखिए यूपी बिहार को अगर हम एक बैटल ग्राउंड की तरह देखें, मतलब क्षेत्र जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से, तो बिहार का रिजल्ट अलग है, यूपी का रिजल्ट अलग है। तो कुछ स्थानीय कारण, जैसा विवेक जी ने पहले बताया था, कुछ स्थानीय राजनीतिक कारण, कुछ स्थानीय राजनीतिक मतभेद, बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से ये हुई और वैसा रिजल्ट यूपी में आया। लेकिन यूपी को बीजेपी या मोदी जी इग्नोर कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। आफ्टर ऑल जो पॉलिटिक्स होती है वो कहीं और से ड्रिवन होती है, डायरेक्टेड होती है, और वो बड़ा दीर्घकालिक होता है, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स होता है। 5 साल 10 साल मोदी जी के लिए है, 15 साल मोदी जी के लिए है। बीजेपी के लिए तो समझिए वो 100 साल का प्लान है। अगले साल आरएसएस 100 साल का हो जाएगा। तो जो उसका मेन ब्रांच है, रूट है, वो वहां से सब कुछ चलता है। आज देखिए 1 साल की चुप्पी के बाद मोहन भागवत जी का बयान आया मणिपुर को लेकर के। अब देखिएगा अगले 10-20 दिनों में क्या होता है मणिपुर को लेकर के। तो आपने ठीक कहा कि वहां सांसद घट गए लेकिन मंत्री बढ़ गए। मंत्री यहाँ भी कमोबेश उतने ही थे जितने पिछली बार थे, कोई बहुत बदलाव नहीं आया है। चयन में बदलाव आया है कि कुछ पुराने लोगों को दरकिनार किया गया है, वरिष्ठ लोगों को दरकिनार किया गया है, कुछ नए लोगों को मौका मिला है। लेकिन जी, हम लोगों के पास यूपी में लंबा चौड़ा नेटवर्क तो है ही, तो अब उसी पे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। अब पिछले 3 दिन से हम लोग बराबर लोगों से, उन्हीं लोगों से संपर्क करके अभी भी ग्राउंड पे लोगों से बात करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी की हार के कारण क्या रहे। बीजेपी कुछ कहेगी, समाजवादी पार्टी कुछ कहेगी, कांग्रेस कुछ कहेगी, लेकिन पब्लिक के अंदर जिम्मेदार किसको पब्लिक मान रही है, इसको हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आज की तारीख में क्या वाकई बीजेपी कमजोर हुई है, या लोकसभा चुनाव के लिए कोई जो जैसे संकेत कुछ मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए फैक्टर कुछ और थे, विधानसभा चुनाव अगर आज होता है तब परिस्थिति क्या बनेगी, इस पे भी हम लोग कर रहे हैं अभी बहुत सारा सर्वे। 2-3 दिनों में इसके रिजल्ट आएंगे तो बात करेंगे। तो आप बात कह रहे हो ना कि वो परिस्थितियां जो भी रही हो, लेकिन यूपी को इग्नोर नहीं कर सकते। मैं वही कह रहा हूँ। शशि भाई, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। जैसा आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ बीजेपी का पैमाना नहीं है, इसके पीछे संघ है, आरएसएस है, जिसकी योजना अगले 25 वर्षों की भी होती है। इस मंत्रिमंडल में भी दिख रहा है कि किस प्रकार से एल मुरुगन को हारने के बाद इन्होंने मंत्री बनाया है, या कि पंजाब में बिट्टू को किस प्रकार से हारने के बाद मंत्री बनाया है। इनकी दीर्घकालिक सोच इसमें से दिखती है कि संगठन को कैसे मजबूत करना है। इसलिए बिट्टू को भी देखिए इन्होंने कितना आगे बढ़ाया। वो चुनाव हार गए पंजाब में, लेकिन उन्हें पंजाब में फिर से पंजाब से मंत्री बना दिया। मुरुगन हार गए वहां से चुनाव डीएमके से, लेकिन फिर उन्हें मंत्री बना दिया गया है। केरल से जॉर्ज कुरियन, जो कि न राज्यसभा के सदस्य हैं न लोकसभा के सदस्य हैं, फिर भी उन्हें मंत्री बना दिया गया है। वो महासचिव है पार्टी के, भाजपा के। तो इसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की दूरदर्शिता दिखती है। जैसा आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये अगले 3 साल या 5 साल का चुनाव नहीं है, इसमें इनकी निश्चित रूप से लंबी दूरदर्शिता दिखती है। और बीजेपी की काबिलियत सबसे बड़ी मुझे जो लगता है ना, वो ये भी है कि उन्होंने सीसीएस में किसी को एंट्री नहीं दी है। ये बहुत बड़ी डिमांड थी लोगों की सीसीएस में घुसने की, लेकिन वो 4 महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो हैं बीजेपी ने वो बचा लिए हैं। ये उनकी बड़ी कामयाबी है। बहुत सारी बातें हुई, पर मुझे एक चीज और समझ में नहीं आ रही है। मैं आप लोगों से इस पे भी चर्चा चाहूंगी कि इस बार मैं जैसा देख रही हूँ कि बीजेपी जिस तरह से जीत के आई, आरएसएस का ज्यादा इंटरफेयर नहीं देखने को मिल रहा है। तो इस पे भी एक छोटी सी टिप्पणी मैं चाहूंगी कि आप लोग अपनी तरफ से, शशि सर से और जितेंद्र सर से भी, कि आरएसएस इतनी शांत क्यों है? जी मुस्कान जी, देखिए आरएसएस बैकग्राउंड में काम करने वाला एक संगठन है। आरएसएस शांत नहीं है। आरएसएस एक दीर्घकालिक योजना पे काम कर रहा है, उसका अपना एजेंडा है। ये जो फेसबुक या व्हाट्सएप पे योजनाएं चलाई जा रही हैं, या जो भी मैसेज प्रसारित किए जा रहे हैं, ये भी उनकी एक रणनीति का हिस्सा समझिए कि एक तरह की रणनीति है। आरएसएस पूरी तरह से लगा हुआ है। आरएसएस पूरी तरह से भाजपा को बैक सपोर्ट दे रहा है।
और मुझे लगता है कि आरएसएस की सहमति के बिना भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी होना मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। जी, जी बिल्कुल। बाकी शशि भाई ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, उन्होंने बहुत इसके बारे में उनका अपना रिसर्च है, तो शशि भाई। देखिए आरएसएस जितेंद्र भाई ने वही बात कही, मूल बात कह दी है, और मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि आरएसएस जो है ना वो बट वृक्ष है। आरएसएस सबको पता है कि शाखाएं लगाती है, सुबह सुबह जो है वो मैदान में शाखाएं लगाती है। जी जी तो बिल्कुल। भाजपा ना उसकी एक शाखा है, बस भाजपा और कुछ नहीं है, उसकी एक राजनीतिक शाखा है। राजनीतिक और आरएसएस अगले साल 100 साल की होने वाली है, तो अभी तो फिलहाल उनके पास सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि हम अपना जो जन्म शती है समारोह है वो कैसे पूरी दुनिया में मनाए। वो मेरा अपना एक वो है, आकलन है। वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उनका प्लान हो, उनकी मर्जी हो, लेकिन जो पॉलिटिकल मसला है आप देखिए कि आरएसएस प्रमुख का एक बयान आता है और पूरी की पूरी भाजपा, पूरी की पूरी सरकार और पूरी की पूरी उसकी राजनीति पलट जाती है। 2015 में 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आरक्षण समीक्षा की जो बात मोहन भागवत जी ने की थी, वो बयान आज तक इस लोकसभा चुनाव तक जिन बनकर पीछे पड़ा हुआ है, भूत बनकर पीछे पड़ा हुआ है। और इस लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने यही चीजें लोगों के मन में पैदा की कि ये लोग अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ आएंगे, एब्सोल्यूट पावर के साथ आएंगे, तो ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो एक बयान मोहन भागवत का 2015 का आज 10 साल होने को है, लेकिन वो बयान, उस बयान से बीजेपी अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रही है। पार्लियामेंट के हॉल में जाकर के नरेंद्र मोदी को प्रतीकात्मक तौर पर संविधान को अपने माथे पे लगाना पड़ता है। लगाना पड़ा। प्रतीकात्मक रूप से वो करते रहते हैं कि जब पहली बार 2014 में किस तरह से संसद की सीढ़ियों को उन्होंने चूम किया था। लेकिन शशि भाई, बड़ा सवाल जो मुस्कान जी उठा रही हैं वो ये संदेह का कारण तो है कि जब नितिन गडकरी जी के चुनाव में एक तो मोदी जी जाते नहीं है पूरे दिन प्रचार करने, अमित शाह जी और मोदी जी नहीं जाते हैं। इस दिन वोटिंग हो जाती है, शाम को जाते हैं और नागपुर में बने रहते हैं, लेकिन नागपुर मुख्यालय से उनको टाइम नहीं दिया जाता मिलने का और संघ से मुलाकात नहीं होना। तो ये टास्क की खबरें तो रही हैं, मतलब इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये बहुत सिंपल साइकोलॉजी है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है कि भाजपा के लोगों को कभी कभी ऐसा भ्रम होता है। ये अटल जी के समय में भी भ्रम हुआ था, जब उनको लगा था कि नहीं अब हम इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी के रूप में स्थापित हो गए जी। तो आरएसएस टाइम टू टाइम उनको एहसास करवाता है कि नहीं तुम अभी भी मेरी ही शाखा हो। और नहीं तो इस चुनाव में क्या एहसास कराया है आप? ऐसा एग्जैक्टली हुआ जेपी नड्डा का जानना चाह रही थी, क्योंकि मैंने एक जेपी नड्डा जी के एक वो देखे थे बयान, जिसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने ट्वीट भी किया था कि भाई हम बिल्कुल संपूर्ण है, आरएसएस की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इस पे आरएसएस में कैसा संज्ञान, क्या इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इस चुनाव में? देखिए राजनीति में इस तरह के जो बयान होते हैं, चाहे वो आरएसएस की तरफ से हो या बीजेपी की तरफ से हो, ये बेसिकली ये लोग थर्मामीटर लेकर के ना थर्मामीटर को सटाने का काम करते हैं, मापने का काम करते हैं। हाँ, वो तापमान मापने का काम करते हैं कि हमने जो कहा इसका क्या असर हो रहा है। और चूंकि जैसा कि जितेंद्र जी भी इस बात से सहमत है, मैं भी इस बात का पक्षधर हूँ कि आरएसएस और भाजपा 2, 4, 5 साल की रणनीति नहीं बनाती है, उसकी रणनीति बहुत लंबे समय के लिए होती है। तो उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आरएसएस को कि आरक्षण वाला बयान देने से बिहार में मेरी सत्ता चली जाए, या जेपी नड्डा को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक बयान यह देने से कि हम अब आरएसएस की हमें जरूरत नहीं, इससे हमारी सीटें 60 कम हो जाएंगी। ये सत्ता में आना जाना, सीटें बढ़ना सीटें घटना, ये खेल देखिए 2 सीटों से 300 तक पहुंचना अपने आप में, वो भी 30-35 साल की राजनीति में एक बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी बात होती है, बिल्कुल सही बात। बड़ी बात होती है। तो कहने का मतलब है कि आप उस संगठन के पेशेंस लेवल को समझिए कि उसका धैर्य कितना बड़ा है। ये विपक्ष को
सीखने की जरूरत है, बाकी चीजें ना सीखे उससे। ये चीज है, पेशेंस की जो बात कही है आपने, ये बहुत अच्छी बात कही है। ये हर पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को बहुत धैर्य से सीखने की जरूरत है, और आरएसएस से या बीजेपी से हमें ये सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, और बाकी चीजें ना सीखे, लेकिन ये चीज जरूर सीखे कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स और उसका जो पूरा जो खाका तैयार होता है वो कितने विजनरी होते हैं वो लोग, या फिर उनकी सोच या उनका एजेंडा कितना मतलब लॉन्ग टर्म का होता है कि ठीक है वो अगले 5 साल में पूरा नहीं होगा, लेकिन 10 साल में होगा, 20 साल में होगा, 25 साल में तो होगा ही होगा। और इस बीच आपको जीत और हार, ठीक है, हम लोग ये इस बात के लिए अभी कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कम हुई है जी, और ड्यू टू मतलब उनकी पॉलिसी के कारण, उनकी पॉलिसी के कारण लोग नाखुश हुए, क्योंकि कोई ये तर्क नहीं दे सकता इस लोकसभा चुनाव में हार के बाद कि स्थानीय सांसद के खिलाफ लोगों में गुस्सा था या कार्यकर्ताओं में जोश नहीं था, क्योंकि 2014 से लगातार वोट मोदी के चेहरों को देखकर दिया जा रहा है। स्थानीय सांसद का उम्मीदवार कौन है ये कहीं से महत्वपूर्ण नहीं होता है, तो ये सीधी हार नरेंद्र मोदी की है, ये नरेंद्र मोदी भी समझ रहे हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल मसला है। ये पार्टी के लेवल पे, संगठन के लेवल पे, आरएसएस के लेवल पे देखेंगे और वहां खुश हो जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ है जी, फिर मुगालते में आने वाली बात हो जाएगी जी। तो देखना पड़ेगा, नजर रखना पड़ेगा कि आखिर आगे क्या चल रहा है। इस लोकसभा चुनाव में संविधान बचाने की जो एक मुहिम चली थी, वो भी एक डर देखने को मिला। आपको ऐसा लगा? मुझे ऐसा फील हुआ कि संविधान का मुद्दा बहुत इम्पोर्टेंट रखा देश में संविधान बचाने की जो मुहिम थी वो बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा। देखिए, हम लोग इस पर पहले भी विवेक भाई के साथ बातचीत किए हैं, जितेंद्र जी के साथ भी, कि संविधान अपने आप में एक ऐसा इशू है जी, जिसको समझना और समझाना दोनों बड़ा आसान नहीं है। और इस देश की 80% लगभग मेरे हिसाब से मतदाता है, उसका डे टू डे लाइफ में संविधान से कोई रिलेशन नहीं है, वास्ता नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से वो कमाना है, उसको खाना है, उसको ये सारी चीजें हैं, वो हर्ट हुई थी, उसको नुकसान हुआ था, लोगों की कमाई, लोगों की पढ़ाई, लोगों की दवाई, लोगों का रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दे थे, हर जगह थे, और आमतौर पर सब जगह इसका असर दिखा। 1-2 स्टेट छोड़ दे, मध्य प्रदेश छोड़ दे, गुजरात छोड़ दे, तो लगभग हर जगह इसका असर दिखा। जहाँ सीटों में नहीं दिखा, वहाँ जीत की मार्जिन में दिखा, तो वो चीज दिखा। संविधान वाले मुद्दे को मैं दूसरी तरह से देखता हूँ। एक्चुअली वो संविधान का जो मुद्दा, संविधान से क्या नुकसान और क्या फायदा, ये एक आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, तो दलित समाज में ये गया कि हमारे बाबा साहब की अस्मिता से खेल हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, और बाबा साहब के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि दलित समुदाय को आज ये एहसास है कि बाबा साहब ने उनको जीने का अधिकार दिया, या उनको समाज में जो अधिकार मिल रहे हैं वो बाबा साहब की देन है। तो क्योंकि मंदिर से प्रत्यक्ष तो दलितों का कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, उनको मंदिरों में जाने नहीं दिया जाता, मंदिरों में जाने की स्थिति में नहीं है, कोई अछूत मंदिर में चला जाता है, तो आप सोचो कि अखिलेश यादव मंदिर में गए और वहां जाके मंदिर धो दिया गया, तो एक मतलब दलित समाज का व्यक्ति मंदिर में क्या ही जाएगा। उसके लिए जो कुछ भी है भगवान या जो कुछ भी है वो अम्बेडकर साहब है, और अम्बेडकर साहब की जब प्रतिष्ठा पे ठेस लगी तो वो दलित समाज इकट्ठा हुआ, और खासतौर से यूपी में इसका बहुत प्रभाव। जी, मैं विवेक भाई से पूरी तरह सहमत हूँ, और ये रिजल्ट्स में भी दिखा। विवेक भाई जैसा कह रहे हैं कि बाबा संविधान का जो भी नैरेटिव सेट हुआ वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाबा साहब के माध्यम से नीचे तक पहुंचा। इसका परिणाम में यदि आप देखेंगे कन्वर्जन, तो उत्तर प्रदेश की सीटों में आप देखिए कि किस प्रकार से जो एससी का वोटर था वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गया। और सेम चीज आप महाराष्ट्र में भी देखिए, महाराष्ट्र में भी चूंकि बाबा साहब का कैडराइज्ड एक लेगेसी है वहां पे महाराष्ट्र में, तो वो लेगेसी काम करते हुए नीचे कैडर के रूप में, और वो कन्वर्जन हुआ है निश्चित रूप से। वोटों का संविधान का जो मुद्दा रहा है
वो महाराष्ट्र में निश्चित रूप से कन्वर्ट हुआ है इंडिया गठबंधन की तरह, और उत्तर प्रदेश में जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें बैकवर्ड क्लास पे जो असर पड़ा है वो आरक्षण को लेकर असर पड़ा है। उनको लगा कि संविधान में छेड़छाड़ होगी तो हमारे रिजर्वेशन पे और आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हुई, तो पिछड़ा तबका जो था ना बैकवर्ड क्लास को, उसको लगा कि हमारा आरक्षण खतरे में पड़ जाएगा, और आरक्षण को लेकर के वैसे इनडायरेक्ट वे में आरक्षण पे उन्होंने अटैक तो कर ही दिया है। प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण रिजर्वेशन का कोई मसला ही नहीं है। जी बहुत बिल्कुल। सारी पॉलिटिकल पार्टी और जो दलित चिंतक हैं या जो बहुत सारे इस तरह के एक्टिविस्ट हैं, वो इसका भी आवाज इसकी भी उठा रहे हैं और इसकी भी मांग कर रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू किया जाए, जो अभी नहीं है और अभी हाल संभव भी नहीं दिख रहा है। तो रिजर्वेशन तो वैसे ही खतरे में है, उसको समझना बहुत जरूरी। दूसरा, संविधान खतरे में है या नहीं है, तो शायद ये मुद्दा बन गया, लेकिन हकीकत ये देखा जाए तो संविधान को इस सरकार ने पिछले टर्म में भी तमाम जगह ताक पे रखा। आप सोचिए, संवैधानिक व्यवस्था पे संविधान पीठ के कितने फैसलों को इस सरकार ने बदल दिया नोटिफिकेशन के जरिए से, और उसके बाद फिर वो जो संविधान संशोधन किया और तमाम पार्टियों को साथ में लेके, तो कई जगह किया। तो ऐसा नहीं संविधान में बहुत ज्यादा आस्था हो, जहां अपने फेवर में अगर संविधान पीठ ने उसकी संवैधानिक व्याख्या इनके फेवर में नहीं की पिछली सरकार के, तो उन्होंने कई जगह उसको बदला है। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक सिस्टम था, जो गठन करना था चुनाव आयोग का, उसमें चुनाव आयोग के जो गठन करने में सदस्यों की संख्या थी 3 में एक जुडिशरी से सीजेआई थे, एक एलओपी थे और एक प्रधानमंत्री थे, वहां से उन्होंने हटा दिया। तो स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ तो वो अपने अनुसार करते रहते हैं। अब ये मुद्दा था, तूल पकड़ गया, लोगों को लगा, और खासतौर से यूपी और महाराष्ट्र में जितेंद्र भाई बता रहे हैं, तो वो एक मुद्दा बना खासतौर से दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए बना ये आरक्षण का मुद्दा। तो इससे काम तो हुआ है। सभी बातों का आकलन में ये भी निकाल सकते हैं हम कि अगर संविधान से छेड़छाड़ होगी तो इसका खामियाजा तो मोदी जी को भुगतना पड़ा है। ये बात उन्हें साबित हो गई कि आगे से हमें संविधान को बड़ा सोच के मुद्दा उठाना पड़ेगा राजनीति। हम इस बात को हम समझ सक रहे हैं, मोदी जी को भी समझ में आ गई है। अब वो उनको कितनी समझ में आ गई है ये तो वक्त बताएगा, कितनी समझ में आई है कितनी नहीं आई है, लेकिन कुल मिलाकर के ये बड़ा मुद्दा बना और इसका नुकसान भी उनको हुआ है। जो शशि भाई कह रहे थे कि वो भी बड़े मुद्दे हैं कि आप लोगों को बरगला नहीं सकते। आप इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की बात कर रहे हो, फिर आप कह रहे हो 24 करोड़ लोगों को मैंने गरीबी की रेखा से बाहर निकाल दिया। फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हो कई दीदियों को हमने लखपति दीदी बना दिया है। तो ये जो कंट्राडिक्टरी बयान है, अब आदमी अपना आकलन कर रहा है कि हमारी थाली कितनी सिकुड़ती चली जा रही है, हमारी थाली का वजन कितना भारी चला जा रहा है हमारे लिए, तो लोग उसका आकलन कर रहे हैं और उस हिसाब से मतदान कर रहे हैं। तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। अब हुआ ये है कि विपक्ष की जो यूनिटी का मसला था कि विपक्ष उतना यूनाइट नहीं दिखा और बहुत लेट कर दिया उन्होंने। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं था, एक एजेंडा नहीं था, कोई इनका पहले से प्लानिंग नहीं थी। किस तरह से रैलियां दिल्ली में हुई, झारखंड में हुई, वो ठीक है रैलियां हुई, लेकिन सबसे पहले मुंबई में रैली हुई, लेकिन एक प्रॉपर वे में जो होना चाहिए, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं हो पाई। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा इन पार्टियों को जो इंडिया अलायंस में थी, या जो इंडिया अलायंस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, और एनडीए इसके फ्रंट फुट पे रही। जी विवेक सर, लेकिन जैसा कि इनके मंत्रिमंडल के गठन से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये बात नागवार गुजरी है कि एससी वोटर उनसे शिफ्ट हो गया है, और इसीलिए मंत्रिमंडल में उन्होंने 10 एससी मंत्री बनाए हैं इस बार, जो सर्वाधिक है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये बात तो लगी है कि हमारा एससी वोट बैंक खिसक रहा है। ये बात तो क्लियर है, ये तो उनको समझ में आ गई है इस बात से। अब चाहे बीजेपी इस बात को नकारे स्वीकारे ना, क्योंकि हम ये फितरत होती है हमारी कि हम अपने हार को या अपनी गलतियों को हम स्वीकारना नहीं चाहते हैं। तो ये बात उन्हें समझ में आ गई है बीजेपी को कि कहीं ना कहीं हमने गलती की है जो इसलिए हमसे छूटे हैं पीछे, और उसकी भरपाई उन्होंने की है कि हमें पार्लियामेंट में मतलब 10 एससी सांसद को उन्होंने मंत्री बनाया, जो कि कुल संख्या का 14% है लगभग।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो प्रतिनिधित्व में उन्होंने जगह देने की कोशिश की नहीं, है। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ूँगा कि वो केवल एमपीज़ के और एसपीज़ के रिप्रेजेंटेशन को सामने रख के मूल मुद्दों को, मूल प्रश्नों को कहीं न कहीं गायब कर देते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब आम आदमी का सवाल हो, तब वो सामने रख देते हैं कि हमने इतने ओबीसी को बना दिया, इतने दलित को बना दिया। लेकिन हुँ। एक आम आदमी की स्थिति, आम दलित या आम बैकवर्ड की स्थिति में कितना सुधार हुआ, इसका आकलन इसलिए नहीं कर सकते कि ओबीसी नहीं में कर सकते हैं। नहीं, ये उनका डर है, ये विवेक ये सर, ये उनका डर है। ये डर था कि हमारा एससी वोटर खिसक रहा है, उस हुँ। डर के वजह से उन्होंने निश्चित रूप से एक जगह दे दी है। डर तो है, इस ठीक चुनाव है। के बाद वो डरे हुए तो हैं कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है, चाहे वो मैं ओबीसी का हो, चाहे वो एससी का हो। बिल्कुल, इसके एससी बाद का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न होगा जितेंद्र जी, शशि जी, हम लोग भी इसमें सब कवायद करेंगे। अब आने वाला बहुत जल्दी जो पहला चुनाव है वो है हरियाणा, महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली, दिल्ली और दिल्ली, बिहार। ये चुनाव बिहार, बहुत जी। महत्वपूर्ण होंगे कि इनकी पोजीशन क्या बनेगी। ये राज्य के जो चुनाव है वो अपनी जगह पे है और वो होंगे ही। जैसे बिहार में घोषणा हो गई है कि एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगी मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो एक अच्छी फाइट होगी। तेजस्वी यादव भी अभी पूरे अपने उफान पे है। दिल्ली में अरविंद जी के सामने चुनौती होगी कि वो अपने 60+ डेटा को बरकरार रखे। कितना क्या हो पाता है। जैसे अभी मुझे खबर मिली कि ये खबर आ रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही था और विधानसभा चुनाव में शायद वो रहे या ना रहे, वो तो अभी टाइम भी है, तो उसमें अभी पता चलेगा। लेकिन टोटलिटी में अगर इस पूरे डिस्कशन को मैं समअप करूं तो देखिए 2-3 चीजें हैं। हार तो है नरेंद्र जी, मोदी की, और उस हार को सबसे बेहतर तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से अगर कोई फील कर रहा है तो वो खुद नरेंद्र मोदी ही फील कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये उनके हर चीज से जाहिर हो रहा है इस वक्त। जी, और जो बोलते हैं ना कि डिफेंस मैकेनिज्म होता है, एक कंटीजेंसी प्लान होती है, तो ये सब वो कर रहे हैं। अच्छी बात है, जी, कोई भी उनकी जगह होगा तो यही करेगा। यही लेकिन करेंगे। उस हार के कारण को वो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जो 10 साल मैंने शेर की सवारी की, अंततः उस शेर ने मुझे गिरा दिया और मैं उसका शिकार हो गया। जी, मतलब बड़े वादे, मतलब वो शेर, मतलब वो अरमान है, जनता की इच्छाएं हैं। जनता की इच्छाएं, जनता बिल्कुल। की इच्छा है, आप उसकी सवारी कर रहे हो और पूरा कुछ नहीं कर रहे हैं। हुँ, आफ्टर ऑल ठीक है, आपने मंदिर बनाया, सब कुछ आप कहने के लिए आप स्वतंत्र है कि हमने ये किया वो किया, 370 हटाया, लेकिन उससे जनता को अंततः कुछ नहीं मिलता क्या है। मिला? जनता को क्या और मिला उस अच्छा, चीज़ से? अयोध्या, एक बड़ा सवाल शशि भाई यहाँ भी खड़ा होता है कि मंदिर बनाया और मंदिर बनाने वाले को अगर वोट न दिया तो राम के विरोधी कैसे हो गए कि वो गद्दार है, ये सब राम बकवास के खिलाफ बातें हैं। मतलब ये उनके समर्थक और सोशल मीडिया के जो लोग हैं, आईटी सेल वाले लोग, ये लोग करते हैं। उनका काम ही है जनता को, मतदाता को गद्दार बताना कि उनको वोट न दे तो गद्दार, उनको दे दे तो देशभक्त। ये सर्टिफिकेट तो 2014 से बट रहा है। बिल्कुल, इसका भी दुष्प्रभाव होता है। जो न्यूट्रल वोटर होता है, फ्लोटिंग वोटर होता है, वो भी एक समय ऐसा आता है कि वो खींच जाता है, क्या यार बार बार यही बात कर रहे हो। बिल्कुल सही। और इकोनॉमी को ठीक करो, 2 रुपया आएगा पास में तो हम भी अयोध्या जाएंगे घूमने, ठीक से अच्छे होटल में रहेंगे, थोड़ा खर्च करेंगे, चढ़ावा भी अच्छा चढ़ाएंगे मंदिर में। जी, पैसा है ही नहीं, कमाई है ही नहीं, खुद आप 80 करोड़ लोगों को अच्छा, 5 किलो लेकिन अनाज पर जिंदा रखते हो। वहाँ भी शशि भाई मसला दूसरा है कि जो वहाँ केवल जो फल फूल दुकानें हैं वो केवल लोकल लोगों की, बाद बाकी होटल या बड़ी नहीं तो मिठाई आप की देखिए दुकानें ना, खुला आप अगले 5 साल मोदी जी काशी और मथुरा की बात अब नहीं करेंगे, जी, हाँ, और अब वो अगर जय करेंगे। जगन्नाथ पे शिफ्ट हो गए। जी, अब वो शिफ्ट हो गए जय जगन्नाथ। अब जय जय श्री राम से जगन्नाथ हो गए पे, जय हाँ जी, जगन्नाथ चलने लगा। यार जय जगन्नाथ पे शिफ्ट हो गए। नहीं अब तो वहां तो बहुमत की सरकार बन गई है उनकी। शशि भाई देखिए कैसे वक्त बदलता है तो मायने बदल जाते हैं। जी, इसी भाजपा ने नारा दिया था कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। बाकी है, अब जिस बिल्कुल। प्रकार से अयोध्या में परिणाम बदला है चुनाव के बाद, जी, और जिस प्रकार से बनारस में वोट कमे हैं मोदी जी के, कम हुए हैं,
तो अब ये विपक्ष कह रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो बाकी है। साफ मायने बदल जाते हैं। किस तरह से राम भक्त, किस तरह से मतलब भगवान भी बदल लिए गए, पूरा चेंज हो गया। जितेंद्र भाई ने बहुत मार्के की बात बोली। ये मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया अभी कि विपक्ष के पास ये बड़ा अचूक हथियार है अब। अयोध्या तो झांकी है। मैं इस पे ट्वीट भी कर चुका हूँ पहले कि अभी अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी जैसे और भी बाकी है। बिल्कुल। हालांकि इस बार के चुनाव में वो भी हो गया, वहाँ 62 से 33 सीटों पे आना मथुरा काशी हो जाना ही है कि मतलब आप बिल्कुल काशी के लोगों ने दिखा दिया कि मतलब आप धरती पर रहिए, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग खुद जो है शिव के त्रिशूल पर टिके हैं, ठीक है, हम लोग खुद ही धरती से ऊपर रहते हैं, त्रिशूल पे टिके हैं बाबा महादेव के। आपको ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये है। और चुनाव देखिए क्या होता है। अभी तो 2 दिन हुआ सरकार बने हुए, तो इनके नीतिगत फैसले क्या होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे मुस्लिम रिजर्वेशन का जो मसला था, इन्होंने उठाया था बड़े जोर शोर से, उस पर क्या होता है। चूंकि टीडीपी ऑलरेडी आंध्रा में जी भाई पहला हर्डल तो मुझे लग रहा है कि किसी तरह से सदन बने, पहले जमे, उसके बाद वो स्पीकर वाला मसला जब हल हो जाए तब हल हो जाए। पहली अड़चन वही है। स्पीकर का पहला वो है जी। ठीक है। आज हमारे बीच बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे चर्चे हुए और इस चर्चा में बहुत सारी बातों पे हमने डिस्कशन किया और इस पे बात हुई। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, नए मेहमानों के साथ और देश की नई राजनीति की बातों के साथ। इसके साथ ही मैं आज्ञा लेती हूँ आप सभी को। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।